स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जज्बातों के सफ़र पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी नई कहानी मोहब्बत दो टूटे दिलों की। ये इस कहानी का दूसरा अध्याय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कहानी के पहले अध्याय में माधव और भैरवी दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तभी अचानक से भैरवी को कुछ गुंडे उठाकर कार में लेकर चले जाते हैं। अब इस कहानी के भैरवी को जब वो गुंडे कार में लेकर जाते रहते हैं तभी तुरंत माधव अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उन गुंडों का पीछा करने लगता है। माधव उन गुंडों का पीछा करते करते एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है जहां केवल एक गोदाम नज़र आ रहा होता है। वो सभी गुंडे भैरवी को लेकर उस गोदाम के अंदर चले जाते हैं। वो सभी गुंडे उस गोदाम के अंदर जाकर अपने बॉस वीरू भाई से बातें करने लगते हैं। वो गुंडे अपने बॉस वीरू भाई से कहने लगते हैं, लीजिए भाई, हमने भैरवी भाभी को ले आया, अब आप इससे शादी कर सकते हैं। तभी वीरू भाई खुश होकर कहता है, बताओ तुम लोग कि तुम लोगों को क्या चाहिए। उन गुंडों का बॉस वीरू भाई उन गुंडों से बातें करता रहता है कि तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तभी उन गुंडों का बॉस वीरू भाई उन गुंडों से कहता है कि तुम में से कोई एक जाकर दरवाज़ा खोले। तभी एक गुंडा दरवाज़ा खोलने जाता है। वो गुंडा जैसे ही दरवाजे के पास आता है तो तुरंत कोई दरवाजे के बाहर से लात मार उस गुंडे को बड़ी दूर गिरा देता है और दरवाज़ा तोड़ अंदर आ जाता है। सब कुछ देख उन गुंडों के बॉस वीरू भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस लड़के से पूछता है, तुम कौन हो जिस गोदाम के अंदर वीरू भाई के अड्डे के अंदर आने की ज़रूरत कर रहे हो। तभी वो लड़का यानी माधव उन गुंडों से कहता है, मुझे जानने की जितनी कोशिश करोगे तुम उतनी ही अपनी पहचान भूल जाओगे, इसलिए मुझे जानने की तुम कोशिश मत करो। और यही बात रही मेरे नाम की तो बस मेरी शक्ल ही काफ़ी है ये याद रखने के लिए कि कौन हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ किसी लड़की को उठाकर ले आओगे और उससे शादी करना चाहोगे तो मैं क्या तुम्हें करने दूँगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी एक गलत फहमी है। आज ही के आज ही इसी वक्त मैं भैरवी को यहाँ से लेकर जाऊँगा और तुम मुझे छू तक नहीं पाओगे। तभी वीरू भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए अपने गुंडों से कहता है, तुम सभी लोग इस आदमी को इतना मारो कि ये अपने पैरों पे चल के ना जा सके। वीरू भाई के इतना कहने पर वो सभी गुंडे माधव को घेर लेते हैं, लेकिन वो सभी गुंडे माधव को छू तक नहीं पाते हैं और उन गुंडों के मारने से पहले ही माधव उन गुंडों को मार के परास्त कर देता है। उन सभी गुंडों के हार जाने के बाद अब वीरू भाई थोड़ा डरने लगता है। तभी वीरू भाई के सामने आकर माधव खड़ा हो जाता है। तभी माधव वीरू भाई से कहता है, क्या हुआ तुम्हें अपने साथियों की इस तरह की हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा है ना? और तुम्हें डर भी लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना करूं? अगर तुम्हें लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। इतना कहकर माधव वीरू भाई को पंचस पे पंचस मारने लगता है। माधव वीरू भाई की खूब पिटाई करने के बाद वहाँ से सीधे भैरवी के पास चला जाता है। भैरवी गोदाम के किसी कमरे में सोफे पर बेहोश लेटी होती है। माधव भैरवी के पास जाता है तो देखता है कि भैरवी के बगल में भैरवी का मोबाइल रखा होता है। तभी माधव अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर भैरवी मैम को मैं इस हालत में आखिर कहाँ ले जाऊँगा। तभी वो सोचता है मुझे भैरवी मैम के मोबाइल से उनके पापा को फ़ोन करना होगा। इतना सोच माधव भैरवी का फ़ोन उठाता है तो उसमें पासवर्ड लगा होता है। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो उस मोबाइल में अपने ही नाम का पहला अक्षर पैटर्न में बना देता है।
माधव जैसे ही भैरवी के मोबाइल में अपने नाम का पहला अक्षर M बनाता है तो तुरंत ही भैरवी के मोबाइल का पासवर्ड खुल जाता है। माधव ये सोचकर थोड़ा हैरान होता है। फिर माधव भैरवी के मोबाइल में उसके पापा का नंबर ढूंढने लगता है। तभी उसे पापा नंबर करके सेव एक नंबर दिखता है। वो तुरंत ही उस नंबर पर कॉल करता है। माधव जैसे ही उस नंबर पर कॉल करता है तुरंत उसी वक्त भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय फ़ोन उठाते ही कहते हैं, हेलो भैरवी, तुम अब तक क्यों घर नहीं आई? तभी माधव भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहता है, सॉरी सर, मैंने आपकी बेटी का फ़ोन बिना पूछे उठाया, लेकिन कुछ इमरजेंसी है, आप जल्दी से बताइए कि आपका घर कहाँ है। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय ये सुन बिना कुछ पूछे माधव को अपने घर का एड्रेस तुरंत दे देते हैं। फिर कुछ देर बाद माधव ओबरॉय मेंशन यानी भैरवी के घर पहुंच जाता है। माधव के डोरबेल बिना बजाए ही भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय दरवाज़ा खोल देते हैं। भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं माधव भैरवी को बेहोश हालत में अपनी गोद में उठाकर लेकर आया है। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय भैरवी को ऐसी हालत में देखकर माधव से पूछते हैं, क्या हुआ भैरवी को, ये बेहोश क्यों है? तभी माधव भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय को सब कुछ सच सच बताता है। माधव भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहता है कि वो भैरवी मैम को वीरू भाई नाम के किसी गुंडे ने किडनैप करने की कोशिश की थी। उसी के गुंडों ने मैम को क्लोरोफॉर्म सुंघाया था और मैम बेहोश हो गई। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय माधव से पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी माधव भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहता है, सर, मेरा नाम माधव गोइंका है। इतना कहकर माधव वहाँ से चला जाता है। माधव का घर नैनीताल में होता है। माधव यहाँ सिर्फ मसूरी में भैरवी का इंटरव्यू लेने आया होता है, इसीलिए माधव मसूरी में ही अपने दोस्त निखिल के घर रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर वैभव भी भार्गवी को अपनी कार से घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। वैभव अपने घर आने के बाद जैसे अपने रूम में जाकर अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में भार्गवी का फ़ोन रहता है। तभी वैभव उस फ़ोन को देखकर कहता है, भार्गवी को ये फ़ोन मैं सुबह उनके घर जाकर दे दूँगा। अभी बहुत रात हो चुकी है, उनके घर जाना सही नहीं होगा। इतना कहकर वो सो जाता है। वहीं भार्गवी अपने कमरे में शांत बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी भार्गवी के दादा प्रताप मिश्रा उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तू क्या सोच रही है? तभी भार्गवी अपने दादा प्रताप मिश्रा से कहती है, कुछ नहीं दादू, मैं कुछ नहीं सोच रही। वैसे आप यहाँ कैसे आए? तभी भार्गवी के दादा प्रताप मिश्रा भार्गवी से कहते हैं, वो मैं पानी पीने जा रहा था तो सोचा तेरे से मिलते चलूँ। अच्छा बता बेटी भार्गवी, तुझे वैभव पसंद आया कि नहीं? तभी भार्गवी अपने दादा प्रताप मिश्रा से कहती है, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे उन्हें समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तभी भार्गवी के दादा प्रताप मिश्रा भार्गवी से कहते हैं, बेटी भार्गवी, तू किसी भी दबाव में आकर हाँ मत कहना, उससे पहले अच्छे से समझना, फिर सोच विचार कर हाँ बोलना। तभी भार्गवी अपने दादा प्रताप मिश्रा से कहती है, दादू आप परेशान मत हो, आप जाकर सो जाइए। मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नादानी में नहीं लूँगी, मैं सोच विचार कर ही सही फ़ैसला लूँगी, इसलिए आप परेशान मत हो, जाकर सो जाइए। तभी भार्गवी के दादा प्रताप मिश्रा वहाँ से चले जाते हैं और भार्गवी भी सो जाती है। अगले दिन मसूरी 7 जनवरी 2022 मिश्रा मेंशन
सुबह 8 बजे। वैभव की नज़र जब भार्गवी पर पड़ती है तो देखता है भार्गवी अपने कमरे के बाहर अपने भीगे हुए बालों को तौलिए से सुखा रही थी। वैभव भार्गवी को आज देखता है तो देखते ही रह जाता है। भार्गवी आज बहुत सुंदर लग रही होती है। भार्गवी ने आज रेड कलर की सुंदर सी साड़ी पहनी होती है और वो अपने गीले बालों को सुखाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वैभव भार्गवी को ऐसे देख कहीं खो सा जाता है। वैभव उसकी निगाहों में इतना खो जाता है कि वैभव आगे बढ़ता चला जाता है। भार्गवी तभी उसे दूर से रोकती है कि नीचे पानी है, आप मत आइए। लेकिन वैभव को कुछ नहीं सुनाई देता है। वो आगे बढ़ता चला जाता है और जब वो आगे बढ़ता रहता है तभी उसका पैर पानी से फिसल जाता है और वैभव को कमर पर चोट लग जाती है। तभी भार्गवी वैभव के पास आकर वैभव से कहती है, क्या हुआ वैभव, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों आए? तभी वैभव भार्गवी से कहता है, भार्गवी मुझे आपका फ़ोन लौटाना था इसलिए मुझे आना पड़ा। तभी भार्गवी वैभव से कहती है, अच्छा ये सब छोड़िए, आप मुझे अपना हाथ दीजिए और उठने की कोशिश कीजिए। तभी वैभव भार्गवी को अपना हाथ देकर उठने की कोशिश करता है। तभी भार्गवी वैभव को संभालते हुए धीरे धीरे गेस्ट रूम में ले जाती है। भार्गवी वैभव को गेस्ट रूम में ले जाकर वैभव को बेड पर लिटा देती है। भार्गवी वैभव को बेड पर लिटाने के बाद वैभव से कहती है, वैभव आप आराम कीजिए। भार्गवी जैसे ही जाने लगती है कि तभी वैभव उसका हाथ पकड़कर कहता है, भार्गवी प्लीज़ आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए। तभी भार्गवी वैभव के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, वैभव आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए हल्दी वाला लेप बना कर लेकर आती हूँ। इतना कहकर भार्गवी वहाँ से चली जाती है। भार्गवी जैसे ही किचन में जाकर वैभव के लिए लेप बनाने लगती है कि तभी अचानक से भार्गवी की माँ वानी मिश्रा किचन में पहुँच जाती हैं और भार्गवी से पूछने लगती हैं, क्या हुआ भार्गवी, तुम ये लेप किसके लिए बना रही हो, किसको चोट लगी है? तभी भार्गवी अपनी माँ वानी मिश्रा से कहती है, माँ मैं ये लेप वैभव के लिए बना रही हूँ। तभी उसकी माँ वानी मिश्रा भार्गवी से कहती हैं, क्या हुआ दामाद जी को चोट लगी है? ये लेप तो मुझे दे दे, मैं जाकर दामाद जी को लगा देती हूँ। भार्गवी इससे पहले अपनी माँ वानी मिश्रा से कुछ कहती कि तभी भार्गवी की माँ वानी मिश्रा भार्गवी के हाथों से हल्दी का लेप लेकर वैभव के पास जाने लगती हैं। तभी भार्गवी भी अपनी माँ वानी मिश्रा के साथ वैभव के पास गेस्ट रूम में जाने लगती है। भार्गवी और उसकी माँ वानी मिश्रा दोनों ही गेस्ट रूम में वैभव के पास पहुंच जाती हैं। वैभव भार्गवी के साथ उसकी माँ वानी मिश्रा को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और उठने की कोशिश करने लगता है। वैभव को बेड से उठते हुए देख भार्गवी की माँ वानी मिश्रा वैभव से कहती हैं, वैभव तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लेप लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें लेप लगा दूँगी, तुम्हारे सारे दर्द सारे जख्म भर जाएंगे। तभी वैभव अपने मन में सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि भार्गवी मुझे लेप लगाएगी, अब ये मम्मी लगाएंगी इसकी। इतना सोचते हुए वैभव तुरंत भार्गवी की माँ वानी मिश्रा से कहता है, माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, आपको लेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तभी भार्गवी की माँ वानी मिश्रा वैभव से कहती हैं, बेटा वैभव तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी बच्चे को लेप लगाती हूँ उसका दर्द छू मंतर हो जाता है, वो एकदम ठीक हो जाता है, तू घबरा मत, मैं तुझे लगा दूँगी लेप। तभी भार्गवी भी दबी हुई हंसते हंसते हुए वैभव से कहती है, वैभव लगा लीजिए ना,
माँ बहुत अच्छा लेप लगाती हैं, आप परेशान मत होइए, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर कभी आपके कमर में दर्द ही नहीं होगा। इतना कहकर भार्गवी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। भार्गवी के जाने के बाद भार्गवी की माँ वानी मिश्रा वैभव की कमर पर तेज तेज लेप लगाने लगती है। वैभव दर्द से आ आ आ कहकर चिल्लाने लगता है। भार्गवी गेस्ट रूम के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर वैभव को दूर खड़ी बच्चों के जैसे चिल्लाते हुए देखकर खूब हंस रही होती है। वैभव की नज़र जब भार्गवी पर पड़ती है तो देख रहा होता है कि भार्गवी कितना खिलखिलाकर हंस रही होती है। वैभव भी उसको देखकर अपना सारा दर्द भूल जाता है और भार्गवी की निगाहों में देखने लगता है। तभी सुबह 9 बजे ओबरॉय मैंशन में से बेहोश हुई और घर कैसे आई। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय, जो कि भैरवी के पास ही बैठे होते हैं, वो भैरवी से कहते हैं, भैरवी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। तभी भैरवी अपने पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहती है, पापा कल रात को मैं घर कैसे आई। पापा पता नहीं क्यों कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय भैरवी को कल रात की सारी बातें बताते हैं और भैरवी से कहने लगते हैं, भैरवी कल अगर माधव तुम्हारे साथ नहीं होता तो पता नहीं वीरू भाई के गुंडों से तुम्हें कौन बचाता। माधव बहुत अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें बचाया, तुम्हें उससे शुक्रिया अदा करना चाहिए। भैरवी प्लीज़ बेटा तुम अपना ध्यान रखा करो। तभी भैरवी अपने पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहती है, पापा आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय भैरवी से कहते हैं, ठीक है बेटा तुम अपना ध्यान रखो और फ्रेश होकर जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय भैरवी के कमरे से चले जाते हैं। तभी भैरवी अपने पापा मिथिलेश ओबरॉय के जाने के बाद अपने मोबाइल से माधव को फ़ोन करने लगती है। माधव जो अपने दोस्त निखिल के घर रुका होता है, वो गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन भैरवी के कई बार फ़ोन करने के बाद माधव नींद में ही भैरवी का फ़ोन रिसीव करता है और भैरवी से कहता है, कौन है, कौन फ़ोन कर रहा है इतनी सुबह सुबह को। तभी भैरवी फ़ोन पर ही माधव से कहती है, माधव मैं भैरवी ओबरॉय बोल रही हूँ। माधव ये नाम सुनते ही होश में आ जाता है और भैरवी से कहने लगता है, सॉरी मैं नींद में था, बताइए आप क्यों फ़ोन किए। तभी भैरवी माधव से कहती है, माधव आज तुम 2 बजे मेरे ऑफ़िस में आकर मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। माधव भैरवी की ये बात सुनकर बहुत खुश होकर भैरवी से कहता है, हाँ ज़रूर मैम, मैं टाइम से आ जाऊँगा। तभी भैरवी माधव से इतना कहने के बाद माधव से कहती है, ठीक है किस जगह आना है मैं तुम्हें ये मैसेज में सेंड कर दूँगी। भैरवी इतना कहने के बाद कॉल कट कर देती है। तभी भैरवी कॉल कट करने के बाद सीधे फ्रेश होने चली जाती है और भैरवी फ्रेश होने के बाद सीधे ब्रेकफास्ट टेबल पर नीचे आती है। भैरवी अपने पापा मिथिलेश ओबरॉय के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जाने लगती है। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय भैरवी से कहते हैं, भैरवी रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भैरवी इतना सुन पीछे पलटती है और अपने पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहती है, क्या हुआ पापा, आपको मुझसे क्या बात करनी है। तभी भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय भैरवी से कहते हैं, भैरवी आज से तुम किसी वेलफेयर काम के लिए भी जाओगी तो भी तुम इन बॉडीगार्ड के साथ जाओगी। भैरवी मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहकर भैरवी के पापा थोड़ा रोते हुए
उदास सी आवाज़ में भैरवी से कहते हैं, भैरवी, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तभी भैरवी अपने पापा मिथिलेश ओबरॉय से कहती है, पापा आप इमोशनल मत होइए, अगर मैं मर भी गई तो भी हमेशा आपके पास ही मिलूँगी। आप जिसे भी अपनी बेटी इतना मानेंगे और वो आपको मेरे इतना मानेगी, उसमें मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। तो अब आपको सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप सेंटी होना बंद करिए, मैं गार्ड लेकर जाऊँगी, परेशान मत हो। इतना कहकर भैरवी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी को आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी मोहब्बत दो टूटे दिलों की।